नमस्कार। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता लाना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को मजबूत बनाना। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सेहत की बात करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन और पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय। आप सामाजिक कार्यों में भी लगातार सक्रिय रहते हैं और स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में जागरूकता को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। तो स्टूडियो में हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं। कोविड के बाद से हमने ऐसा देखा कि स्वास्थ्य को लेकर लोग पहले की तुलना में कुछ सचेत तो हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो हमारी रोज़ की दिनचर्या है, जब हम अपने रोज़ के कामों में लगे हुए होते हैं तो हम स्वास्थ्य पर कितना ध्यान अब भी दे पाते हैं और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता में रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, आपका पहले ही सवाल का भी बहुत छोटा सा उत्तर है और आपने देखा भी होगा कि जान है तो जहान है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास काहे कितना भी कुछ ना हो जाए, हम उसका प्रयोग और उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ का तो महत्व इतना है। अभी आपने कहा कोविड के बाद क्यों हो गए। कोविड के बाद क्या हुआ कि एक तो लोगों का जागरूकता से मतलब नहीं पड़ा है कि कितने हम जागरूक हो गए, क्योंकि ये जागरूक ही नहीं हुए, हमें अपना अपना अनुभव हुआ है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और हर बात किसी ने इसका अनुभव किया है। यदि उसके घर में स्वयं कोई बीमार हुआ है और कुछ दुर्घटना घटी है, या उसके नज़दीक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि हमारे घर का या हमारे नज़दीक है कि या मैं किसी को जानता नहीं हूँ उसके साथ ऐसा कुछ घटित ना हुआ हो। और लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा है कि सब कुछ देख के अनुभव किया है। यदि कुछ भी हो जाए, सब कुछ हमारे पास है, यदि स्वास्थ्य नहीं, जीवन नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ ही है। जी, और कोविड के दौरान ही एक इम्यूनिटी को बेहतर बनाने की कि हम अच्छा खान पान। देखिए, आपने कहा है कि इसका एक बहुत साधारण सा है। आप इसमें देखिए कि जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, किसी तरह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो जो भी हमारे ऊपर हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या पैथोजन से कोई दूसरे पर, और इवन डस्ट हो। यदि आप देख लें कि यदि धुएं वाली जगह में चले जाएं या कहीं पे धूल ज़्यादा चल रही है और उसमें हम सांस लें तो हमारी जान घुटने लगती कि नहीं, तो वो बॉडी को सिर्फ फाइट करना पड़ता है। फाइट करने के लिए इम्यूनिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो कोविड ने सबको सिखा दिया कि हमारी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा होगी, उससे हमारे जो दूसरे इन्फेक्शन के चांसेस हैं या जो वो हैं वो हमारे लिए कम होंगे। तो हमें हर हालत में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो स्वास्थ्य दिवस की थीम इस बार रखी गई है कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा। तो क्यों बहुत ज़रूरी है कि जब एक बच्चा जब छोटा है और माँ, गर्भवती माँ जब है, वो वहीं से खान पान को बिल्कुल अपनी प्राथमिकता पर रखे और एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़े? देखिए, इम्यूनिटी से नहीं, जो अभी आपने के बच्चे का खान के, इसमें किसी के लिए भी छोटे से लेके बड़े के एक मैंने एक्रोनिम दिया है, ड्यूज। डाइट, एक्सरसाइज, वर्क एंड स्लीप। D फॉर डाइट, E फॉर एक्सरसाइज, W फॉर वर्क और S फॉर स्लीप। यदि हमारा संतुलित भोजन हो और नियमित हम कसरत करते हो किसी तरह से, और मनपसंद हमारा काम हो और ज़रूरत के हिसाब से हमारी नींद हो, तो आपका जीवन स्वस्थ भी होगा और लंबा भी होगा और अच्छा भी होगा। इसको आप खुद देखें कि हम इसको कैसे करें। अब इसमें आप इम्यूनिटी बढ़ाने की, इम्यूनिटी बढ़ती कैसे है? इम्यूनिटी सिर्फ भोजन से बढ़ती है। इम्यूनिटी सिर्फ अपनी एक्टिविटी से बढ़ती है। हमारे जो मानसिक जो है, हमारा संतुलन है, आत्मबल है, हमारे काम से बढ़ता है। और नींद जो है कि ऐसा नहीं कि हम इस समय को बर्बाद कर रहे हैं, ना, ऐसा नहीं है। नींद जो है रिजुविनेटिंग है। कोई भी व्यक्ति यदि इस बात को अंदाज लगाए कि आप बिना सोए कितना काम कर लेंगे, हाँ, आपको लगता है कि हम काम कर लेंगे, लेकिन काम का जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊं तो डाइट के लिए कैसे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। किसी भी हमारे शरीर की, आप दर्शकों को कहूँगा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन जो है वो उसका फाउंडेशन स्टोन होता है।
हम जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं वो प्रोटीन से बनती है, वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनती, ना फैट से बनती है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हमारे आटे से नहीं, गेहूं से नहीं, चावल से नहीं, आलू से नहीं, शुगर से नहीं, इससे नहीं बनती है। हमारी जितनी भी जो इम्यूनिटी बढ़ने की होती है वो बनती है प्रोटीन से, और प्रोटीन का जो नीचे का कंपोनेंट होता है वो होते हैं अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन होती किस में है आप इसको देखिए, और दर्शक भी इस बात को समझे। प्रोटीन जितनी भी दलहन है या यूं कहिए दालें हैं उनमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है। होने को तो प्रोटीन गेहूं में भी होती, लेकिन जितनी ज़्यादा दाल में होती उतनी नहीं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन यदि आप सब लोग ध्यान रखें तो सोयाबीन में होती है। सोयाबीन को कहा जाता है ये गरीबों का जो है सबसे, जैसे कहते हैं ना, लोग कहते मांस मछली खाते हैं, ये उसके बराबर से भी ज़्यादा है प्रोटीन देता है। प्रोटीन देता है। तो जो कुछ लोग कहते नहीं वेजिटेरियन में ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो नॉन वेज भी खाना पड़ेगा प्रोटीन बनाने का, ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। तो प्रोटीन के लिए दालें बहुत अच्छा सोर्स है, और दालों से ही इनका सबका जो कंपोनेंट होता है वो होता है एमाइनो एसिड। तो आपके खाने में हर दिन दाल, और दाल पानी वाली नहीं। हम उन लोगों से खास तौर से जो सक्षम हैं, पैसा जिनके लिए समस्या नहीं है, तो दाल को आप गाढ़ी ही खाएं। क्योंकि आजकल क्या सब लोग कम खाने लगे। जैसे हम आपको कहें, हमारी आपकी उम्र के बाद 50 के बाद लोग सोचे हम थोड़ा खाएं। अब थोड़ा कितना खाओगे? आपको एक कटोरी दाल खाना, और एक कटोरी में 3/4 उसमें पानी भरा है, फिर दाल है कितनी? तो अब जब आप कम खाते हैं तो उसका कंसंट्रेटेड हो और ज़्यादा खाइए। दूसरी जो कंपोनेंट, एक तो दाल का हो गया प्रोटीन का, दूसरा जो कंपोनेंट जो बहुत होता है वो होता है हरी सब्जियों से जी, और खास तौर से पत्ते वाली सब्जियों से। इनमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, फास्फोरस भी होती है, विटामिन सी भी होता है। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और एंटीबॉडी बनाने में विटामिन सी के लिए आपने देखा होगा, और आप बहुत से दर्शकों का ये अनुभव भी होगा कि आप आंवला खाते हैं, कहा जाता ना आपका गला खराब हो गया, अमृत कहा जाता है, अमृत धरती का। हाँ। तो आपको अमृत कहने का उसका कारण है। यदि आपको बता दें, खास तौर से श्रोता इस बात को, खास तौर से जो बूढ़े लोग हैं, दादा हैं, नानी हैं, दादी हैं, वो बच्चों को ये बात बताऊं कि एक आंवला खाने का मतलब है आपने 600 से 700 मिलीग्राम, आप उसको देखें, इतना आपने विटामिन सी ले लिया है। जबकि जरूरत हमारी होती है लगभग 100 मिलीग्राम की पर डे की। यदि माने तो 100 मिलीग्राम की। तो एक आंवला खाना मुश्किल की बात है क्या? किसी भी ढंग से खा सकते हैं आप, उसको ताज़ा खा सकते हैं, अचार में खा सकते हैं, उसका मुरब्बा बना सकते हैं, उसका आप जूस बना सकते हैं। और विटामिन सी इतना इम्पॉर्टेंट है, खास तौर से जब जख्म हो जाता है घाव को भरने के लिए, या हमारे शरीर में कोई भी कमजोरी या घुटन जो हो जाती है, तो उसकी हीलिंग जो होती है वो विटामिन सी से। इसके बाद आपने ज़रूरतें किसकी पड़ती है हमारे यहाँ? अब हम आपसे बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात ना करें। जैसे हम लोग बात करते आप गेहूं खाएं, कितना खाना, चावल खाना, शुगर खाना, नो। इस समय हेल्थ जो होती है, जो सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ता है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो लोग आम लोग समझते हैं, कैल्शियम, इतना तो आप समझते हैं, आयरन जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, फास्फोरस, ये चीज़ें होती हैं। वैसे तो सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो खाना कितना है? बहुत से लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी। आप इसको देखिए, पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा। उसमें होता है, हरा क्यों होता है? उसमें क्लोरोफिल होता है। और खून का रंग कैसा होता है? लाल। खून में मीन्स जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे खून को ले जाता है, और क्लोरोफिल होता है। यदि आप केमिस्ट्री की बात करें, या जो लोग समझते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है। हीमोग्लोबिन की रचना और क्लोरोफिल की रचना बिल्कुल एक सी है। सिर्फ फर्क है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। यदि आप सोचिए कि हमें हीमोग्लोबिन बनाना पड़ता है, आपने देखा होगा कि खून को बढ़ाने, तो कोई भी डॉक्टर जिसको थोड़ा भी ज्ञान है, या कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा भी ज्ञान है, तो वो क्या कहता है? भाई हरे पत्ते वाली सब्जी खाओ, हरी सब्जियां खाओ। उसका कारण, और आपका खून बढ़ जाएगा जी। और वो आपका खून सच में बढ़ जाता है। उनमें से एक है हरे सब्जी वाली पत्ती, और जो सब्जी है वो है पालक। अब आप नाम ही सुने पालक है तो वो पालती होगी, तभी तो उसका नाम हमारे बुजुर्गों ने पालक रखा होगा। उसमें आयरन ही होता है। भतुआ है, मूली के पत्ते हैं, मेथी के पत्ते हैं,
ये खाने चाहिए, इनको बर्बाद भी नहीं करने, इसको आदत डालनी चाहिए। और इसमें सिर्फ आदत के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको डालनी, हर किसी को कोई ना कोई आदत पड़ ही रही है, वो अच्छी हो सकती है। तो अगर हम ऐसे बात करें कि हमारी जो एक भोजन की थाली, क्योंकि खाना तो हम लोग खाते हैं और पेट भी भरते हैं, लेकिन जो हमारी थाली है, क्या उसमें जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो सारे शामिल हैं या नहीं? हाँ। तो अगर हम कहें कि एक दिन में या एक हफ्ते में हमें कितने फल और सब्जियां खानी चाहिए? देखिए, मैंने जो ड्यूज में बहुत डिटेल में एक प्रोग्राम में लिखा हुआ है, उसमें यदि हम ये कहते हैं हर दिन, मैं व्यक्तिगत तौर पर ग्रीन टी, ग्रीन टी एक ऐसी चीज है कि इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आप ये देखें, जापानी लोग ज्यादा जीते हैं, आपको सुना है, सेंटेनियर हजारों हैं वहां पे। ग्रीन टी उनके लिए एक है, और ग्रीन टी की तो सेरेमनी होती है, रिचुअल्स होते हैं, दे गिव दैट इंपॉर्टेंस टू द ग्रीन टी। एक नींबू रोज का और एक केला, आप ये सोचिए, फल के ना, और हरे सब्जी वाली पत्ते वाली सब्जियां और फ्रेश फल जो आपको मिल रहा हो, जिसका मौसम हो। क्यों, आप ये सोचिए, हम लोग हैं, अभी आप अंगूर लीजिए, आप देखा, मैंने तो खुद अनुभव किया है। हाँ। अंगूर जो इंपोर्ट किया जाता है वो 500 रुपए किलो आता है, आप सोचिए, और इस समय 50 रुपए किलो भी मिल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जब अंगूर का सीजन नहीं है तब हमें वो अंगूर क्यों खाना है, और जो अंगूर के सीजन में अंगूर क्यों नहीं खाना? मैं तो अंगूर क्यों, अमरूद क्यों नहीं खाते हैं? सीजन में खाइए ना। हाँ। अब आउट ऑफ द सीजन यदि उस चीज को मांगे तो जो सीजनल फ्रूट्स है वो लें। और यदि आपका कल्चर, रिलीजन या आपका किसी तरह से परमिट करता है तो 1 एग ए डे। उसका कारण क्या है? देखिए, मैं क्यों इसको अंडे को कह रहा हूँ और जानबूझ के कह रहा हूँ। अंडे में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सब बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, और उसमें जितने मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, मोर देन ए डजन मिनरल और मोर देन ए डजन विटामिन्स होते हैं साहब। अच्छा, हाँ, तो ये हमारा एक बेहतर, एक कैसे संतुलित आहार हो सकता है। दूसरे के, आप इसकी कॉस्ट के ऊपर जाइए, वो क्यों? देखिए, नींबू कितने रुपए का, मैं मानूं 5 रुपए का एक, आप सोचते हैं, आप देखें केला 5 रुपए का एक, ग्रीन टी का पैक 5 रुपए का, और 5 रुपए में मुट्ठी भर कोई भी हरे पत्ते वाली सब्जी मिल जाएगी आपको, और 5 ही रुपए में सीजनल फ्रूट्स भी मिल सकता है। यदि आप एक खाएं तो वो आपको मिल सकता है, और 5 ही रुपए का अंडा आता है। मैं कहता हूं, मैं सब कुछ खाता हूं, कुछ भी खाता हूं, जो मेरे मनपसंद की चीजें वो खाई, लेकिन इसके अतिरिक्त आप ये खा लेते तो इसमें नुकसान क्या है? तो हमारी चॉइसेस की बात है कि हम फूड चॉइसेस हमारी क्या है। एक आपने कहा, देखिए बेस्ट तरीका तो ये, मैं अपना अनुभव कहता हूँ और किसी नहीं, मैं इस समय गेहूं की रोटी नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ मिलेट्स वाली खाता हूँ। तो उसमें क्या, एक दिन फिक्स रख दिया, हर दिन रोटेशन में एक नई आटे की रोटी खाता हूँ। एक तो उसका स्वाद बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, और बनाने वाले को और एक मतलब एक अपना फिक्स तरीका कर लिया, भाई हमें हर दिन दूसरी रोटी खानी नहीं है। और मिलेट्स जो हैं, एक तो सस्ते बहुत है, आप इसको देखिए, पतले होने के लिए मोटा भोजन बहुत जरूरी है जी। किसी को भी, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, आपको यदि आप पतला होना चाहते तो मोटा भोजन शुरू करें। मोटे भोजन में मतलब मोटा दाना, मोटे दाने में क्या, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ जो हम लोग खाते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा यदि आपने एक दिन चने की रोटी, एक दिन मूंग की रोटी, किसी आटे की, सोयाबीन की रोटी बनती है, आप इसकी बना सकते हैं, खा सकते हैं, एक तो स्वाद भी बढ़ेगा। अच्छा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, देखिए व्यावसायिक तौर पर बहुत अच्छा नहीं होता, माएँ, दादी, नानियाँ जिनको बनाने की कला है और पाकशाला में बहुत अच्छा है, तो आप घर में बच्चों को बना के दीजिए, आपके पैसे बचेंगे, प्यार बढ़ेगा, और वो सोचेगी कि दादी नानी हमें कितना प्यार करती है। पैकेट लेके तो कोई भी ले आ जाए, तो बाहर के अंकल भी आते हैं, वो भी 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये का अंकल ले जाए, तो आप देखिए भोजन ही नहीं है ये, आपको बताऊं, ये भोजन ही नहीं है, ये बिल्कुल आपकी प्यार की सीढ़ी है, और आप परिवार को जोड़ के भी रखती है। भाई जोड़ने का तरीका क्या है जी। और अगर हम अभी जो बात कर रहे थे कि हम हेल्दी फूड्स को लेकर बात कर रहे थे कि क्या खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, और ये भी जो स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें थोड़ी सी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, तो ग्रामीण या जो पर्वतीय क्षेत्र हैं शहरों में, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा हैं और बेहतर हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप स्वास्थ्य सेवाओं को? देखिए, मेरा तो मानना ये है, और आपने मेडिकल कॉलेज के बारे में देखा होगा कि भाई पहले ये था कि 20 से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होता था। आज एक ही शहर में 5 मेडिकल कॉलेज है, और 5 शहरों में या पूरे उत्तराखंड में एक मेडिकल कॉलेज है।
आप इसको मिसमैचिंग को इसको कैसे कहेंगे? स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि उसको तुरंत चाहिए, उसी जगह पे चाहिए। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक का इलाज आप दिल्ली में करा लेंगे, ना, ऐसा नहीं है। तो एक तो मिसमैचिंग है। दूसरा मैं आपसे जरूर कहूँगा कि किसी भी तरह से जो प्राइवेट लोग हैं और जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो इसको ये कहूँगा हम एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहाँ पे सरकार सुविधाएं नहीं दे सकती वहाँ प्राइवेट लोग अपनी सेवाएं दें, और जहाँ प्राइवेट नहीं दे सकते वहाँ पे सरकार सुविधाएं दे, लेकिन इनमें संतुलन हो। जी, संतुलन हो। और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ जो तकनीक के साथ आई है, जब हम अब बात करते हैं कि हम टेली मेडिसिन के ज़रिए जो ऐसे क्षेत्र जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, या वर्चुअल हियरिंग के ज़रिए मोबाइल ऐप्स और इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं कि आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं जो छोटी मोटी बीमारियों में आपके काम आ सकती है। तो ये जो डिजिटल स्पेस है, यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की गुंजाइश बढ़ी है। देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है। इसका कारण है, मैं आपको बताऊं, मैंने 2001 में इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ था रोड सेफ्टी के, और टेलीमेडिसिन जबकि पूरी दुनिया में चलने लगी थी और इतनी अच्छी है, खास तौर से हमारे प्रदेश के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत ही इसे। इसका कारण क्या है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति, आप ऐसे देखिए, आप कोई व्यक्ति यदि उत्तर काशी से आता है तो कितने टाइम लगेगा? 4 घंटे तो लगते होंगे उसको जी। 4 घंटे में वो पैसा भी, पेट्रोल पे भी खर्च, समय तो एक गया 4 घंटे का, और फिर उस पर पेट्रोल भी लगता है। यदि 150 किलोमीटर को मान के चलें और 10 किलोमीटर का है तो 15 किलोमीटर तो लीटर तो लग ही गया। मतलब आप इसको जो 1,500 का लेकर 1,500, 3,000, और जो कि टेलीमेडिसिन की यदि हम पैसे भी चार्ज करना चाहें तो 500 या 1,000 रुपये में हो सकता है, और यदि हम फ्री दे चाहें तो सोने में सुहागा है। तो मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से सरकार को, हमारे प्रदेश के नीति निर्माताओं के इसके ऊपर बहुत जोर देना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर, टेलीमेडिसिन सेंटर को डेवलप करना चाहिए, जिससे लोग वहाँ जाएं और जिस डॉक्टर से आप बात करना चाहे उस बात को, और डॉक्टरों को भी इस बात के लिए अपना समय निर्धारित करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमारा एक टाइम ऑपरेशन का होता है, एक टाइम ओपीडी का होता है, इसी तरह से कुछ समय हमें ऐसे लोगों के लिए टेलीमेडिसिन के लिए रखना चाहिए, जिससे आप डिजिटल माध्यम से, आप देखिए वीडियो है, आप दिखाएं कि हमारे पैर में क्या हो गया तो पैर में दिखा देंगे, आप हमें फोटो दिखाएं, हम आपको वहीं से बता देंगे कि आपको ये फ्रैक्चर है, और ये सस्ता है जी। एक और इंस्टेंट है। आप देखिए, उत्तर काशी से आने में आपको 4 घंटे लगे, वो 4 मिनट में बात हल हो रही है, कितने आराम से, अच्छा भी लगेगा। मैं कहता हूँ ओपीडी में आके मेरे से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं, यदि उसी काम को हम 15 मिनट की जगह और आधा घंटा लगा दें तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो 2 बातें आपके इस माध्यम से जरूर कहूँगा, प्रदेश में टेलीमेडिसिन के ऊपर बहुत जोर दिया जाना चाहिए, सुविधाएं दिया जाना चाहिए, हम जैसे डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करना चाहिए कि जिससे वो लोग इसके लिए समय दें, और लोगों को भी इसको मान लेना चाहिए कि भाई जो आप फोन से बात कर रहे हैं वो काम आपके लिए भी वही महत्वपूर्ण है जितना कि ओपीडी में जा रहे हैं जी। ओपीडी में जा रहे हैं। और एक और जो चिंता ही हम अगर कह लें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, मानव संसाधन की, और डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग स्टूडेंट्स की भी, नर्सिंग स्टाफ की भी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने ये भी मेरे मन की बात की कि मैं कहता रहता हूँ, मैंने तो अपने यहाँ कोटेशन और स्लोगन लगा रखे, ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द प्लेनेट अर्थ। मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं है, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, उसको चलाने वाला जो होगा वो कोई चालक ही होगा। यदि कोई रोबोट को चलाया जाता, ड्रोन को चलाया जाता, तो उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति को आप जितना गुणवान बनाएंगे उसका परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा। आप देखिए, आपका बहुत सी जगहों पे, और हम तो कहते हैं अपने यहाँ भी, ड्रोन से आप दवाइयों को सप्लाई कीजिए। कोई जरूरी, देखिए हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा ट्रेन ऐसा है, कोई भी गाड़ी जाए, जल्दी से जल्दी भी गाड़ी जाए तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन ड्रोन से अभी आपने भेजा और यहाँ से माना दवाई पहुंच जाए, कितना टाइम लगे? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगे। और पैसा भी यदि आपको इसको कोरिलेट करें तो उतना पैसा खर्च नहीं होगा जितना कि हमें सड़क पर चलने पे हो जाता है किसी भी। और इसमें जो मैं कहूँगा, मैं तो कहूँगा सरकार का जैसे राइट टू एजुकेशन का एक अधिकार है कि शिक्षा का अधिकार है, उसमें एक और जोड़ दिया जाए कि राइट टू क्वालिफाइड टीचर्स है इसमें,
क्योंकि जब तक गुणवत्ता वाले अच्छे टीचर्स नहीं, क्योंकि आपने सुना भी होगा और अनुभव होगा, सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा सकता है। जितना अच्छा टीचर होगा उतना अच्छा बच्चा होगा। तो मानव संसाधन को, और हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करे वो भी बहुत सराहनीय है और सच में उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। मैं आपको एक और मिनट लूँगा कि यदि हम ही आपको बता दिया जाए कि ये वीडियो चल रहा है, देखा जाए तो यदि आप उससे एकदम कह दें इसको ऑन कर दीजिए तो शायद मैं ऑन ना कर पाऊँ, लेकिन यदि मैंने 5 मिनट लगा के और इसी जो लोग फोटोग्राफर है चला रहे हैं इन्होंने बता दिया कि डॉक्टर साहब ये बटन दबा देना है, तो क्या मैं चला लूँगा कि नहीं चला लूँ? तो इतना सिखाना इतना मुश्किल का काम नहीं। लेकिन ये जो आपने अभी बात कही है, और एक और चीज़ जो आई है और जो शायद कोरोना के बाद की ही देन है कि अब लोग बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हैं या बहुत सारी जगह से अच्छी नॉलेज भी ली है और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक भी हुए हैं। तो कुछ ऐसे हमने विटामिन ले लिया अपने आप, कैल्शियम ले लिया अपने आप। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, इसका मैं कहूँगा, देखिए ऐसा है, नीम हकीम खतरे जान, मेरा अपना मानना है और आप इस बात से समझते होंगे। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो एक टाइम के साथ डेवलप होते हैं, वो एक दिन में 2 दिन में नहीं हो जाते। यूट्यूब पे तो किसी ने यहाँ से कॉपी कट पेस्ट किया कर दिया, वो वीडियो भी बना सकते हैं। और दूसरा देखिए, पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को ईमानदार बनना चाहिए। आप ये ना सोचिए कि हम सब लोग समाज की उत्पत्ति हैं और हमें दायित्व है कि हम समाज को सुधारें। तो जब आपको इतना एक दायित्व दे दिया, इतनी जिम्मेवारी दे दी, तो आप समझिए यदि साइंस ने आपको या हमारे टेलीकम्युनिकेशन ने, तो आप ये नहीं कि जो मन में आया वो डाल दिए, ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, बहुत अच्छा नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है और आप कह देते तो वो करने भी लगते हैं। और आपने देखा होगा, बड़ा साधारण सा ही बताते हैं, आपने सेल्फी में देखा, उसमें देखा, कुछ लोग बना के डाल देते, वहाँ पे कर देते, लोग ऐसे हो जा। और ख़ास तौर से अभी हम बोल के आए, आपको एक बात बताऊं, खास तौर से जो जिम में जाते हैं लड़के और वो कहते हैं हमें प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग वाले जो मिल रहे हैं, और बॉडी बिल्डिंग वालों में कुछ दवाओं की होती, मिलावट होती, ऐसा होता है, वो उनको नहीं करना चाहिए। और इस पे तो मेरा ख्याल है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं ढंग से, नीति निर्माताओं को इस बात पे सोचना चाहिए। हर किसी को राइट नहीं देना चाहिए। देखो ये हम साधारण जो हेल्थ से जुड़े जो सप्लीमेंट हैं वो भी सोच समझ के लेना चाहिए। मैं वही बात कहना, बस देखिए आपकी ये जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं कि हम बंदूक हर किसी को दे दें। हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, लेकिन हम बच्चे को नहीं दे सकते। इस तरह से आप सोचिए, तो इस पे कहीं ना कहीं से हमारे नीति निर्माताओं को इस पर रोक लगाना चाहिए कि भाई हर आदमी व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे ये आता वो आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और जो चीज़ है, क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य से बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो वो बीमारियां हो ही ना, मतलब वो क्या तरीके होंगे, हम किस तरह अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर बन सकते हैं कि जो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम आजकल सामने आ रही है। आपने जी बहुत अच्छा कहा है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में आए हुए थे, तो उन्होंने संबोधन में एक बहुत छोटी सी बात कही थी और सबसे अपील की थी। उनके शब्द जो थे आप लोग यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, और मुझे जहाँ तक याद है क्योंकि मैं भी उस प्रोग्राम में था, तो उन्होंने ये कहा है कि मोटापा है आजकल शुगर का, हाइपरटेंशन का, हार्ट की बीमारियों की जड़ है। और उन्होंने सब लोगों से उस माध्यम से आग्रह किया था कि हम लोग 10% अपने खाने वाले तेल में कमी लगाएं। तो मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ये एक तो सराहनीय कदम है, क्योंकि आपको कहने के बाद लोग इसको बहुत मानते हैं। यदि हम ये बात कहें तो शायद ना मानेंगे, लेकिन आपने कहा तो आपकी बात को मानेंगे। इसी में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी 2 समस्याएं हैं। एक तो हम में जीवन शैली की वजह से, दिनचर्या की वजह से हम में गतिहीनता है, इनएक्टिविटी है एक, और दूसरा हम लोगों के पास जब से पैसा आया है तो हम लोगों ने खाना बहुत शुरू कर दिया है, और उसकी वजह से, और आपको मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। मोटापा है सभी बीमारियों का जड़ है। और मोटापा होता कैसे? यदि हम सोचते हमारा बैंक अकाउंट है और हम बैंक अकाउंट में 500 रुपये ही महीने के दिन के डाल रहे, तो 15,000 ही होगा। और यदि हमारा खर्चा 5,000 का, तो 10,000 बच जाएंगे कि नहीं? और हमने ये रूटीन बना लिया कि हमें 500 रुपये पर डे डालना ही है उसमें, तो हम 15,000 डाल रहे हैं, 5,000 खर्च करें, 10,000 बच रहे हैं। यही हमारे वजन का है। हम खा उतना रहे जितनी हमारी ज़रूरत नहीं। एक एडल्ट आदमी की 2,000 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और उस पर हम खा कितना रहें?
4000 कैलोरी। खर्च कितना कर रहे हैं? 500 कैलोरी तो बढ़ता जाता है। वजन का एक सीधा कम करने का जो मैं समझता हूँ और मैं कहता हूँ वो ये की है कि आप सबसे पहले खाने को कम करें, तो वो आपका इंटेक कम हो गया। दूसरा, जो आपने खाया है उस कैलोरीज को आप बर्न करें। बर्न कैसे होगी? कोई भी एक्टिविटी करें। और एक्टिविटी के लिए क्या, मैं किसी से नहीं कहता हूं कि आप एक्टिविटी करने जिम जाएं या ये करें, आप अपने घर के ही काम कीजिए। आप खुद करके देखिए। एक दिन यहाँ जो लोग सुन रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तौर पे कहो, मैं तो बच्चों से कहूँगा कि बेटा थोड़ी देर के लिए माँ का काम आप कर लो, अपने ही कपड़े धो लो, देखो आपको पसीना आता है कि नहीं। वही पसीना आ जाएगा जो आपको जिम में आता। झाड़ू पोछा लगाना कोई ये नहीं किसी व्यक्ति विशेष का काम है, ऐसा नहीं है बेटा। घर हम सब का है। यदि वो पापा का है, मम्मी का है, तो बच्चों का है, वो दादा दादी का है, नाना नानी का भी है। तो सबको, एक परिवार को एक संयुक्त, और ये काम है। आपने देखा होगा सामूहिक काम। आप अपने पहाड़ों में, हमारे यहाँ नाच गाना हो तो वो एक गाना अच्छा लगता है या जब सब लोग गाते हैं वो अच्छा लगता है? तो सामूहिक गाना जो है वो अच्छा लगता है। तो आप काम करेंगे। अभी आपने दिनचर्या में देखिए, एक सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए, ये बात नहीं है योगा जो आपने से, योगा, एक्सरसाइज एंड स्लीप आर द नो कॉस्ट हेल्थ बूस्टर। आप बताइए, योगा में कुछ बहुत टाइम लगता है? यदि हम अनुलोम विलोम करें या एक्सरसाइज करें 15 मिनट के लिए प्राणायाम, उसमें कुछ लगता है? ये सब दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। यदि हमारे घर में लिफ्ट है, ऑफिस में लिफ्ट है, तो जितने हम सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं हम क्यों ना चढ़ें भाई? इसके लिए हम सीढ़ियां तो नहीं चढ़ते, लेकिन फिर हमें को जिम जाना पड़ता है। तो यहाँ भी चॉइसेस की बात है कि हम किन चीजों को पसंद कर रहे हैं, चुन रहे हैं अपने लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, चुनना, पसंद करना दो चीजें होती हैं। यदि आप किसी काम को आप करने लगें, वो आप पसंद करने लगते हैं कि नहीं जी। जो आदमी बीड़ी पी रहा है वो रोज बीड़ी पीता है, वो रोज बीड़ी पसंद करने लगता है। जो आदमी दूध पीता है। सवाल करना चाहूंगी कि मैं आपको इसी बात में एक ही बात में बोलना चाहूँ। एक महिला मेरे पास आई है, वो क्या कहती है आप सुनिए। वो कहती है, डॉक्टर साहब हम नींद पे बात करें। कह रहे डॉक्टर साहब यदि मैं रात में दूध ना पीऊं तो नींद नहीं आती है। और एक शराब पीने वाला कहता है यदि मैं शराब नहीं पीऊं तो नींद नहीं आती। तो नींद आपके दूध और शराब में इक्वल है। तो यदि आप शराब पी के सोने के बहाना सोते तो दूध पी के भी आपको नींद आ सकती है। जी बिल्कुल। और जो ये सारी चीज़ें हैं, आजकल एक और जो बड़ी समस्या है सेहत के उसमें कि मानसिक सेहत, हम सभी तनाव में या डिप्रेशन में, और जिसका असर फिर अलग अलग चीज़ों पर पड़ रहा है। तो क्या ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली आपने हमारे मन के सवाल की। Stress is the 70% of the diseases are caused due to stress. तनाव एक इतनी बड़ी चीज है कि सब बीमारियों की तनाव है क्या? आप इसको ऐसे देखिए, यदि अभी कोई ये कह दे, अभी आप सोचिए, थोड़ा सोचने की बात, अभी ये कोई कह दे कि हाँ सांप आ गया तो हमारा ब्लड पसीना आ जाएगा कि नहीं? ये पसीना है, स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस एक ऐसा चीज है, तो एक तनाव से भी बचना बहुत जरूरी है। और तनाव किस बात पे, मैं आपकी बात को समझ गया। देखिए तनाव किस बात पे, जो हम आपसे अभी बात कर रहे थे, बात इस बात की नहीं है पति पत्नी में। आप इस तनाव को तो हम कम ही कर सकते। हम इस बात की क्या जिद कर लिए कि नहीं अभी हमें यही काम करना है, यही काम करवाना है ना। पति पत्नी में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। एंड जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी घर अच्छे होंगे, समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। अदरवाइज हम लोग विघटन की तरफ ही जाएंगे। जी बहुत अच्छी बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई है। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे ये जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं तो आप लोगों को धन्यवाद बोलूंगा कि आपने हमें अवसर दिया। जी तो डॉक्टर संजय ने बहुत अहम जानकारियां साझा की हैं कि किस तरह से खान पान का ख्याल रखना चाहिए, सेहत का, मानसिक सेहत का, और जो फिजिकल एक्टिविटी है, टहलना है, ये सब हमें अपनी रोज़ की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर मनुष्य बने, एक बेहतर समाज का निर्माण करें। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।